आप ही के पास आ रहा हूं। राजीव, आप पहले बताइए जरा, कितनी सीटों पर गए, कितने राज्यों में गए? राजीव पहले तो थोड़ा वो बताइए, लगभग कितने लोगों से बात कर ली होगी अब तक राजीव आपने? उसके बाद बताइएगा आपका असेसमेंट क्या है। अरे अब ऐसे याद तो नहीं है, लेकिन 7-8 हजार लोगों से मैंने कैमरे पर तो बात पिछले 3-4 महीने में की है, जब से मैं लोकसभा का चुनाव कर रहा हूँ। और ऐसे भी 20 हजार लोग उसके 4 गुना ऑफ द कैमरा बात की होगी। और राज्यों में बहुत सारे राज्यों, बहुत सारी 100 सीटों से ज़्यादा ही पे गया हूँगा। लेकिन मैं गाड़ी से गया, हेलीकॉप्टर से नहीं। और दूसरी बात ये है कि जो बात ये कही जा रही है, आपने जो चर्चा रखी है, देखिए देश में धीरे धीरे चुनाव, पूरे जहाँ जहाँ भी मैं गया, 2 ध्रुवी चुनाव है। त्रिकोणीय संघर्ष बहुत ही कम सीटों पर है। स्थानीय समीकरण, जाति समीकरण जहाँ जहाँ है, कहीं कहीं बहुत सारी मतलब आप समझिए कि गिनती के सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष है, नहीं तो आमने सामने की टक्कर है। जब आमने सामने की टक्कर होती है तो उसमें हमेशा किसी भी चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। सीट पर परिणाम आने से पहले कभी आपको लगेगा कि ये पार्टी जीत रही है, कभी ये कैंडिडेट जीत रहा है, कभी दूसरा कैंडिडेट, क्योंकि 2 के अलावा किसी की चर्चा नहीं होती है, 2 ही की चर्चा होती है। तब आपको लगता है कि ये बहुत ही कठिन संघर्ष है, कहीं आधे आधे सीटें ना हो जाएं किसी को। उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर सीटों पर मैं गया हूँ, तो आपको हर सीट पर संघर्ष बहुत तगड़ा होगा, चाहे जौनपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो। बनारस को छोड़ के, लखनऊ को छोड़कर बाकी कोई सीट ऐसी नहीं है जिस पर संघर्ष ना हो, क्योंकि आमने सामने की बात है तो दोनों पक्ष आपको दिखाई देते हैं। मेरे देखने में उत्तर प्रदेश में सीटों में कमी आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी में, ऐसे हालात जमीन पर दिखाई नहीं देते। आपको लगता तो है कि विरोध है, कांटे की टक्कर है, मुझे मार्जिन में, जो सीटों में जीत का अंतर है, उसमें कमी दिखाई देती है। और कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि ये मार्जिन में कमी जो है वो सीटों में भी तब्दील हो सकती है क्या। कई बार ये कन्फ्यूजन, अब कोई तराजू तो लेके तौला नहीं जा सकता, लोगों के बातचीत के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब मैं ये सोचता हूँ, चूंकि मैं इतने सालों से और लाखों लोगों से बात कर चुका, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा ही कार्यक्रम आप मानक देख लीजिए, तो बहुत सारे आप कार्यक्रम जनता से, लोगों के बातचीत के देखते हैं, उसमें माहौल क्या है भी एक कार्यक्रम में। अगर 10 लोगों से मैं बात करता हूं और 6 लोग महंगाई, बेरोजगारी की बात करते हैं, 5 लोग करते हैं, 6 लोग करते हैं और बहुत मुखर है बोलने में, तो आपको कार्यक्रम देखते वक्त कई बार ऐसा लगेगा कि बहुत कांटे की टक्कर है या विपक्ष बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे ये निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 37% वोट मिले, तब भी उनके सीटों की संख्या 303 हुई। तो औसतन अगर 10 में से 3 आदमी मोदी के खिलाफ, 4 से कम भी, 3.5 तो होगा नहीं, या तो 3 या 4, अगर 4 आदमी भी मोदी के पक्ष में बोलते हैं और 6 आदमी मोदी के विरोध में बोलते हैं, तब भी उनका काम हो जाता है, उनका मत प्रतिशत 40 हो जाता है। और इतना उनके 300 सीट या 272 सीट के लिए इतना काफ़ी है। हाँ, ये बात अलग है कि चूंकि मैं रैंडम करता हूँ, चूंकि मैं बुला के नहीं करता हूँ, चूंकि मैं एकाएक लोगों के बीच पहुँच के करता हूँ, तो उसमें आपको दोनों पक्ष मुखरता से दिखाई देते हैं, कभी एक ज़्यादा भी दिखाई दे सकता है। बहुत सारी जगहों पर जहां आप ऐसा देखते हैं कि 100 में 80% लोग सरकार का या सत्ताधारी पार्टी का ही समर्थन करते हैं, तो वो भी जनता का कोई आईना नहीं है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है। तो हमेशा मुखर बोलने वाले, विरोध में बोलने वालों की संख्या समर्थन में बोलने वालों की संख्या से ज़्यादा होती है, और इससे भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे भी अगर रैंडमली आप ऐसा करते हैं तो भी उनका 40% वोट इंटैक्ट है, और वो वोट एक दिक्कत कुछ सीटों पर, चूंकि आप इसी की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं 2-3 फैक्टर जो बीजेपी के लिए
नुकसानदेह हो सकता है या उसे चौंकाने वाला हो सकता है, उसमें एक कि बीजेपी के वोटर में इस बार वो उत्साह नहीं है जो विपक्ष के वोटर में है। बीजेपी के लिए एक दिक्कत यूपी में खास करके एक दिक्कत की बात है कि उनके 10-10 साल के जो सांसद हैं उनसे लोग बहुत खफा भी हैं। कम से कम 20 ऐसे सांसद हैं जिनसे लोग बहुत खफा है। लोग ये तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने, उनको 400 सीटें मिले, वही पीएम बने, लेकिन वो लोग वोटिंग के दिन घर से बाहर नहीं निकल रहे या वोट देने में वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे क्योंकि उनको उस सांसद से कोई अटैचमेंट नहीं है। वो सांसद हार जाए तो ज़्यादा खुश होंगे बीजेपी का, लेकिन उनको जिताने में बीजेपी के वो जो वोटर है उनको कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और घर में बैठे वो ये सोच रहे हैं कि मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर बन ही रहे, इनको संसद जाना नहीं चाहिए। तो एक जो डिमेरिट है वो ये मुझे ज़मीन पर दिखाई दे रही है। अब तीसरी बात ये है कि कई सीटों पर ऐसा लग रहा है कि उम्मीदवार लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है। वो कई जगह स्थानीय ऐसे समीकरण है, कई जगह गुटबाजी है, कई तरह की चीज़ें हैं। और चौथी बात यह है कि 400 पार का जो नारा था वो कहीं ना कहीं दलितों और आदिवासियों में बहुत हद तक घर कर गया है कि बीजेपी कहीं संविधान बदलने जो विपक्ष एक नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया वो दलितों के बीच बहुत ज़्यादा प्रभावी है। तो ये कुल मेरे देखने में ज़मीन पर इसी तरह की चीज़ें हैं और मुझे लब्बो लुबाब यही कहना है कि मुझे नहीं लगता कि 2019 के चुनावी नतीजे से बहुत ज़्यादा फेरबदल 2024 में उत्तर प्रदेश में होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू राजीव। लेकिन थोड़ी देर और रहिएगा हमारे साथ। आपने बिल्कुल जो बात कही है लगभग उसी तरह की बात प्रशांत किशोर ने भी कह दी है। प्रशांत किशोर दक्षिण में गए हुए थे, मेरी बात हुई तो कह रहे थे मैं विपासना करने जा रहा हूं, ब्रेक ले रहा हूं, बहुत लंबी यात्रा कर ली थी बिहार में। उन्होंने आराम करने के बाद वो आए हैं और आते ही उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि उनके हिसाब से इस बार 4 जून को बीजेपी पहले से कम नहीं होगी, कुछ ना कुछ सीटें बढ़ेगी। बिल्कुल वही बात राजीव जो आप कह रहे थे।